हेलो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने दूसरे अध्याय को प्रारंभ किया था और दूसरे अध्याय में हमने सतत आवेश वितरण को सीखा। सतत आवेश वितरण में हमने ये जाना कि आवेश है तो क्वांटीकृत भौतिक राशि, लेकिन उसका वितरण जो होता है वो सतत प्रतीत होता है। सतत आवेश वितरण को समझकर हमने एक भौतिक राशि समझी थी जो था आवेश घनत्व, जो 3 प्रकार के थे जो कि आवेश वितरण की प्रकृति पर निर्भर कर रहे थे। अब इसी आवेश घनत्व का हम उपयोग करते हुए ये जानेंगे कि सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं हम सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से हो सकता है, ये आपने जाना। या तो होगा ये रेखीय आवेश वितरण इस प्रकार से, या होगा ये पृष्ठीय आवेश वितरण इस प्रकार से, या होगा ये आयतन आवेश वितरण इस प्रकार से। इस प्रकार से आवेश वितरण हो सकता है। तो बच्चों, इन आवेश वितरण के कारण यदि किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे। तो उसके कुछ पद हैं जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो सतत आवेश वितरण है, इस असंपूर्ण आवेश वितरण को हम छोटे छोटे अल्पांशों में बांटेंगे। तो पहला स्टेप रहेगा जो है पद इस प्रकार है कि सबसे पहले हम संपूर्ण आवेश वितरण को अल्पांशों में बांटते हैं। दूसरा जो स्टेप रहेगा, अल्पांशों में बांटने के बाद किसी एक अल्पांश का हम चयन करेंगे। छोटे छोटे अल्पांश बांट दिए। मान लो मैंने इस अल्पांश को लिया है, अल्पांश बहुत छोटा है, तो किसी एक अल्पांश का चयन करेंगे और उस अल्पांश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे। क्योंकि ये अल्पांश हमने जो लिया है छोटा लिया है और ये इतना छोटा है कि हम इसे बिंदु आवेश मानकर कूलाम के नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो हम पहले ये देखेंगे कि अल्पांश पर कितना आवेश है। तो अल्पांश, किसी एक अल्पांश का चयन कर, किसी एक अल्पांश का चयन कर उस पर उपस्थित आवेश को आवेश घनत्व के रूप में लिखेंगे। आवेश घनत्व के रूप में व्यक्त करेंगे, जो कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आवेश वितरण किस प्रकार का है। रैखिक आवेश घनत्व है तो फिर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा होगा, यहाँ पर सिग्मा होगा और यहाँ पर रो होगा। फिर अल्पांश को बिंदु आवेश मानकर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तीव्रता यहां ज्ञात कर लेंगे। इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है और ये अल्पांश है। इस अल्पांश पर कितना आवेश है, मान लिया अल्पांश पर आवेश dq है और इसकी दूरी r है। तो बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी। तीव्रता का सूत्र है E बराबर kq/r²। लेकिन q की जगह हमने यहाँ पर अल्पांश लिया है तो अल्पांश का आवेश, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अल्प, और तीव्रता को सदिश रूप में लिखें तो इस तरह से लिख देंगे, जहां r एकांक सदिश है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रही है कि इस r की दिशा के अनुदिश होगी। अगर यहाँ पर धनावेश है, यहाँ
तो इस बिंदु पर तीव्रता बाहर की ओर होगी और ऋणावेश है तो तीव्रता अंदर की ओर होगी। ये बात हम जानते हैं। तो इस प्रकार अब dq का मान जो है हम उसके पदों में लिख देंगे। dq को हम आवेश घनत्व के रूप में लिखेंगे, आवेश घनत्व के रूप में लिखेंगे। और फिर चौथा स्टेप ये करेंगे कि हम एक अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात कर ली है और इसके विभिन्न अल्पांशों के कारण हम यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करेंगे और सभी अल्पांशों के कारण प्राप्त तीव्रताओं का हम सदिश योग प्राप्त करके इसके कारण कुल तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, जो कि एक व्यवहारिक बात नहीं है। और इसलिए हम यहाँ समाकलन का प्रयोग करेंगे और समाकलन का प्रयोग करते समय हमारे लिए हमारे पास एक शर्त है और वो शर्त ये है कि हम जो अल्पांश का चयन करें वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यानी अत्यल्प होना चाहिए। तो मैं लिखूं विभिन्न अल्पांशों के कारण प्राप्त तीव्रताओं का हम सदिश योग प्राप्त करेंगे, यानी E बराबर सिग्मा KQ K DQ बाई R स्क्वायर एंड R एकांक सदिश। यहाँ DQ का मान मैंने लिखा नहीं है, आवेश घनत्व के रूप में लिखना होगा। वो जिस प्रकार का आवेश वितरण होगा उस पर निर्भर करेगा। और पांचवें स्टेप है कि यदि हम अल्पांश अत्यल्प लें, यदि चयनित अल्पांश अत्यल्प है, अत्यल्प से तात्पर्य डेल्टा Q जो है dQ जो है टेंड्स टू 0 है, तो सिग्मा के स्थान पर समाकलन का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो यहां लिखेंगे E बराबर समाकलन के dQ बाई R स्क्वायर एंड R कैप। तो ये है पद जो हम किसी सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते समय फॉलो करेंगे। अब बच्चों इसे हम एक एक आवेश वितरण लेकर समझते हैं। तो हम पहला जो आवेश वितरण लेंगे वो होगा रैखिक आवेश वितरण। आप बोर्ड से इसको नोट कर लें। तो पहला जो पॉइंट है वो है रैखिक आवेश वितरण के कारण तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, वही पद है जिनका हम यहां उपयोग करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक रैखिक आवेश वितरण है। तो इस रैखिक आवेश वितरण पर माना किसी रैखिक आवेश वितरण का आवेश घनत्व, जिसे रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे, आवेश घनत्व जो है लैम्डा है। कुल आवेश यहां मान लू Q है। अब इसे मैं एक बिंदु ले रहा हूं यहां P। इस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि संपूर्ण आवेश वितरण के कारण हम तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते और इसलिए हम इसको विभिन्न छोटे छोटे अल्पांशों में बांटेंगे और किसी एक अल्पांश का चयन करेंगे। तो मैं यहां पर कोई एक अल्पांश ले लेता हूं। ये एक अल्पांश है, इस जगह को मैं साफ कर दूं।
ये एक अल्पांश है जो अत्यल्प है dl, क्योंकि लंबाई है, और यहां पर आवेश जो है मान लिया मैंने dq है, और इसकी एकांक लंबाई पर कितना आवेश है यानी रैखिक आवेश घनत्व कितना है वो हमें ज्ञात है, जिसका मान हमने यहां लैम्डा लिखा है। तो किसी अल्पांश का चयन करें, किसी अल्पांश dl का चयन करें जिस पर माना dq आवेश स्थित है, आवेश स्थित है। अब ये अल्पांश जो है ये बिंदुवत आवेश, बिंदु आवेश होगा, छोटा लेंगे तो ये बिंदु आवेश के समान व्यवहार होगा। अतः अल्पांश के कारण P पर तीव्रता, और तीव्रता बनेगी बच्चों dE बराबर k q, q की जगह dq बाई r स्क्वायर एंड r कैप। यहाँ dq की वैल्यू हमें लिखनी है। हम जानते हैं रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर एकांक लंबाई पर वितरित आवेश है, एकांक लंबाई और वितरित आवेश, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर dq बराबर लैम्डा dl प्राप्त होगा, और वो वैल्यू मैं यहां रख दूंगा। तो ये बनेगी dE बराबर k लैम्डा dl बाई r स्क्वायर एंड r कैप। ये तो हो गया इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस अल्पांश और इस बिंदु के बीच की दूरी r है। हालांकि हमने अल्पांश को बहुत ही अत्यल्प लिया है, परंतु फिर भी मैं बताऊं कि जो भी अल्पांश है उसका एक मध्य बिंदु है, उस अल्पांश के मध्य बिंदु से बिंदु P की ये दूरी है जो स्मॉल r ली है हमने। इस धनावेश के कारण तीव्रता की जो दिशा बनेगी वो इस दिशा में बनेगी, यदि ऋणावेश होता तो अंदर की ओर बनती। अब बच्चों अल्पांश के कारण ये तीव्रता है, तो संपूर्ण आवेश वितरण के कारण तीव्रता क्या होगी? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विभिन्न अल्पांशों के कारण तीव्रताएं ज्ञात करके उनका सदिश योग प्राप्त करना होगा, लेकिन ये जटिल होगा, इसलिए हम समाकलन का प्रयोग करेंगे। और समाकलन का प्रयोग करते समय ये शर्त रहेगी कि जो आपने अल्पांश लिया है वो अत्यल्प हो, यानी वो शून्य की ओर अग्रसर हो। तो मैं यहां लगा दूं शर्त, यदि अल्पांश dl टेंड्स टू 0 हो तो तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तो P पर परिणामी तीव्रता जो बनेगी वो समाकलन से दी जाएगी। तो ये हो गया k लैम्डा dl बाई r स्क्वायर एन r कैप। बच्चों ये कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, और जो रैखिक आवेश घनत्व तो लैम्डा है वो भी कांस्टेंट है, तो वो यहां से समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं E बराबर k लैम्डा dl बाई r स्क्वायर एंड r कैप। तो इस तरह से हम रैखिक आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, जहां हमें रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा का मान ज्ञात होगा। यह है तरीका। अब आप इसको नोट करें, फिर मैं इसमें दूसरा स्टेप लूं जो कि है पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए मैं डायग्राम बनाऊं, तो रैखिक के स्थान पर हमें एक पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ये लिया है पृष्ठ बच्चों, ये कोई पृष्ठ है मान लेते हैं ABCD, और इस पर एक समान रूप से आवेश का वितरण है। इस तरह से आवेश का वितरण है ये। अब इस संपूर्ण आवेश वितरण के कारण
हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर वही जो हमने पदों में सीखा स्टेप्स में कि सबसे पहले हम इसे अल्पांशों में विभाजित करेंगे और किसी एक अल्पांश का चयन करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक अल्पांश का चयन कर लेता हूँ। ये रहा एक कोई अल्पांश, साइड वाले आवेश में साफ कर दूं जिससे आपको चित्र दिखे। ये एक अल्पांश लिया मैंने और इस अल्पांश से इस बिंदु की दूरी r है, अल्पांश के मध्य बिंदु से। और ये जो परत रखी है बच्चों, ये परत यूं रखी है और यहाँ पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। हालांकि अल्पांश को हमने अत्यल्प लिया है, फिर भी कितना भी छोटा लिया जाए एक मध्य बिंदु होगा। अब इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, तो वही माना किसी पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश वितरण का पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है, अब की क्या लिया जाएगा, सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से लिखते हैं। अब इस अल्पांश के कारण किसी अल्पांश, अब की जो अल्पांश होगा, क्योंकि ये पृष्ठ है जिसे हम S से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पृष्ठीय भाग का जो अल्पांश बनेगा वो ds का चयन करेंगे, जिस पर मान लिया कि इस अल्पांश ds पर dq आवेश का वितरण है, जो कि बिंदु आवेश के रूप में होगा क्योंकि अत्यल्प है। अतः हम कूलाम का नियम लगा के जो तीव्रता का हमारे पास फॉर्मूला है उसको हम यूज कर सकते हैं। अतः अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता वही kq/r², k कांस्टेंट है, q मींस अल्पांश पर आवेश, dq और r जो है दूरी है, तो यही फॉर्मूला आएगा। लेकिन यहाँ हम dq की वैल्यू पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में लिखेंगे। तो यहाँ जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो बनेगा सिग्मा, दैट इज dq/ds, क्योंकि ds क्षेत्रफल पर, अल्पांश के क्षेत्रफल पर dq आवेश वितरित है, तो एकांक क्षेत्रफल पर dq/ds और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा dq बराबर सिग्मा इंटू ds। तो ये वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, बाकी सेम है। अब ये तो अल्पांश के कारण तीव्रता है, संपूर्ण पृष्ठ के कारण करनी है तो फिर वही समाकलन करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए शर्त है कि यदि अल्पांश क्षेत्रफल ds टेंड्स टू 0 हो तो परिणामी तीव्रता के लिए हम समाकलन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ हम समाकलन लगा देंगे, तो सिंबल इसके यहाँ ले आएंगे, तो सिग्मा एंड ये बन गया ds। बच्चों k और सिग्मा कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ k और सिग्मा बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा, ds/r², तो इट इज ds/r²। अब मैं यहाँ छोटा सा दर्शा दूं s, जिससे समझ में आ जाए ये पृष्ठ आवेश वितरण की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह से हम किसी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार यदि आवेश वितरण आयतन में है तो आयतन आवेश वितरण के कारण किस प्रकार होगा, आप समझे। आयतन आवेश वितरण, तीसरा पॉइंट पहले नोट करें इसको पॉज करके। बच्चों मान लिया मैंने कि यहाँ पे एक आयतन है, आयतन के रूप में मैं घन या घनाभ ले लूं, जो भी आपको समझ में आए। ये एक घन या घनाभ है जिस पर आवेशों का सतत वितरण है, और ये सतत वितरण मैं इस तरह से दर्शा देता हूं। इस तरह से सतत आवेश वितरण है, और इस आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर हमें, किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, वही पद जो आपने सीखे, 4 पद, जिसमें हम सबसे पहले अल्पांशों में विभाजित करेंगे और एक अल्पांश का चयन करेंगे। तो बच्चों मान लेते हैं कि किसी आयतन आवेश वितरण का, आयतन आवेश वितरण का आयतन आवेश घनत्व जो है क्या होगा, याद कीजिए, रो है। अब यहाँ अल्पांश का चयन किया तो इस अल्पांश को अब dl या ds नहीं लिखकर हम dv लिखेंगे, और मैं यहाँ पर एक अल्पांश ले रहा हूं इस जगह को खाली करके ताकि आपको दिखे चित्र।
बड़ा बना रहा हूं दिखने के लिए, बाकी अल्पांश बहुत ही छोटा है। और इस अल्पांश का जो आयतन है वो dv है और उस पर वितरित आवेश dq है। और बच्चों इसकी दूरी यहां से r है। तो किसी अल्पांश dv का चयन करें जिस पर आवेश dq स्थित है, वो बिंदु आवेश के रूप में माना जा सकता है। और इसलिए अल्पांश के कारण बिंदु P पर यह तीव्रता बनेगी कि q बाई आर स्क्वायर। के कांस्टेंट q मीन्स इस अल्पांश पर आवेश, दैट इज dq बाई r जो है इसके मध्य बिंदु और यहाँ के बीच की दूरी है। और इस dq को हम जो है आयतन आवेश घनत्व के रूप में लिखेंगे। तो हमें पहले देखना पड़ेगा आयतन आवेश घनत्व क्या है, रो है। एकांक आयतन पर आवेश तो आयतन का भाग, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम dq की वैल्यू निकाल लेंगे और वो आएगी रो इंटू dv। और ये मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा रो इंटू dv। बच्चों ये इस अल्पांश के कारण यहाँ तीव्रता है। अब हमें इस संपूर्ण आवेश वितरण के कारण निकालनी है, तो हमें इसका उसी तरह से समाकलन करना होगा। और समाकलन करने के लिए एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि जो आयतन का आपने चयन किया है अल्पांश आयतन, वो अत्यल्प होना चाहिए। यानी यदि अल्पांश dv टेंड्स टू 0 है तो P पर परिणामी तीव्रता, इसका हम यहाँ समाकलन कर देंगे। तो बच्चों ये बनेगा k और रो एंड dv आएगा ds की जगह। और फिर जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल के रख देंगे। तो यहाँ पर k सिग्मा की जगह k रो एंड ds की जगह dv होगा। तो ये हैं तीन स्थितियां जब हम जो सतत आवेश वितरण है उसके कारण तीव्रताएं ज्ञात कर रहे हैं, चाहे वो रैखिक आवेश वितरण हो या पृष्ठीय हो या फिर आयतन आवेश वितरण हो। आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। बच्चों अगला जो टॉपिक है वो गाउस का नियम है। प्रकृति का मूलभूत नियम है। प्रकृति के कुछ मूल नियम हैं। उन मूल नियमों में से एक नियम है गाउस का नियम। क्या कहना चाह रहा है इस नियम में, तो यहां हम सीखें गाउस का नियम, गाउसियस लॉ। गाउस का नियम क्या है, किस लिए? हम जानते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई क्षेत्रफल स्थित हो या कोई बंद पृष्ठ स्थित हो, तो उससे गुजरने वाला जो बल रेखाओं की संख्या है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। और उस फ्लक्स का मान हम जानते हैं कितना होता है। याद कीजिए कल वाले टॉपिक में था, हम जानते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद क्षेत्रफल से या क्षेत्रफल से संबद्ध या निर्गत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर समाकलन E डॉट ds। यहाँ पर यदि असमान विद्युत क्षेत्र है और पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो समतलीय नहीं है तो भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं। लेकिन ये सूत्र काफी जटिल है और इसलिए गाउस ने हमें एक नियम दिया जिसकी सहायता से हम आसानी से किसी भी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या था गाउस का नियम? तो गाउस के नियम में ये बात है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है। यदि उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q है तो गाउस के अनुसार उस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान
Q बाई एप्सिलॉन 0 होगा। सिंपल है। और इसका जो निगमन है वो इसी को आगे बढ़ा के किया जाता है, इसी को आगे बढ़ा के हल करने पर ये चीज हमें प्राप्त होती है, जो हम इसके बाद देखेंगे। तो बच्चों, ये गाउस के अनुसार यदि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q है तो उससे संबद्ध नेट फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन 0 होगा। अर्थात किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना फ्लक्स होगा। यहाँ कुल आवेश कहा है और इसलिए हम यहाँ Q के स्थान पर सिग्मा Q लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है गाउस का नियम? गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत नेट फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा यदि माध्यम हवा या निर्वात है। और माध्यम यदि हवा या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम है, किसी अन्य माध्यम में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन। तो जो माध्यम है उस माध्यम की यहाँ विद्युतशीलता बच्चों आ जाएगी। अब आप देखें कि मान लेते हैं इस स्थान में कोई विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र है तो तय है कि कोई न कोई आवेश है। अब वो कहाँ है उसका हमें ज्ञान नहीं है। मैं मान लेता हूं यहां है और हम यहां फ्लक्स ज्ञात करना चाह रहे हैं। और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो यहाँ कोई एक पृष्ठ होगा जिससे बल रेखाओं की संख्या हम ज्ञात करना चाहेंगे। ये मान लिया मैंने जो है बंद पृष्ठ है। और हम देखें तो इस विद्युत क्षेत्र में इस बंद पृष्ठ में से हमें फ्लक्स ज्ञात करना है और उस बंद पृष्ठ में आवेश Q1 और Q2 है और बाकी के सारे आवेश बाहर हैं। तो बच्चों, गाउस का नियम स्पष्ट है। गाउस का नियम कह रहा है कि इस बंद पृष्ठ से निर्गत नेट फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा। तो हमें देखना होगा कि इसमें कितना आवेश है, वो ही हमारे काम का है, बाकी का काम का नहीं है। हालांकि यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि जो हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो रही है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इन सभी आवेशों का योगदान है, लेकिन फ्लक्स में केवल इन्हीं आवेशों का योगदान है। तो इस क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र लगाएंगे फाई बराबर सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन 0। और सिग्मा Q जो बनेगा यहाँ, सिग्मा Q जो बनेगा दैट इज Q1 प्लस Q2 होगा। और फ्लक्स ज्ञात करने का हम पहले से एक तरीका जानते थे और वो बनेगा E.ds। तो बच्चों, इस फॉर्मूले को हम गाउस के नियम से जानते हैं। गाउस का नियम मुख्य रूप से फ्लक्स ज्ञात करने के लिए है। तो बच्चों, आप इसे नोट करें। परिभाषा है जो आप देख लें बुक में से और नोट कर लें। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो गाउस के नियम में हमें ध्यान रखने होते हैं। चूंकि गाउस का नियम फ्लक्स से संबंधित है और फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें एक पृष्ठ चाहिए, तो हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होती है। अब बंद पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? तो बंद पृष्ठ से हम तात्पर्य समझें
ये समष्टि यानी आकाश है और इस आकाश में हमने एक बंद पृष्ठ का चयन किया। अब ये बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ इस प्रकार से होता है कि ये बंद पृष्ठ समस्त आकाश को दो भागों में बांटता है। एक भाग तो ये अंदर है और दूसरा भाग बाहर है, और बाहर वाले भाग से जब अंदर वाले भाग में जाएं तो बिना काटे हम न जा सके। तो इस प्रकार से ये बंद पृष्ठ बनेगा। अब इस बंद पृष्ठ का हमें चयन करना होगा, और जिस बंद पृष्ठ का हम चयन करेंगे उस बंद पृष्ठ को हम गाउसीय पृष्ठ कहेंगे या गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। तो पहला तथ्य ये है कि हमें एक बंद पृष्ठ का चयन करना होता है, और दूसरा ये है कि ये जो गाउसियन पृष्ठ है, ये गाउसियन पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है। गाउसियन पृष्ठ किसी भी आकार या आकृति का हो सकता है, क्योंकि गाउस के नियम के अनुसार, गाउस का जो नियम है अभी आपने देखा, फाई बराबर समाकलन E डॉट ds दैट इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी जो गाउस का नियम है उसके अनुसार जो फ्लक्स है वो केवल और केवल इस बात पर निर्भर कर रहा है कि उस बंद पृष्ठ में कितना आवेश समाहित है। इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि उस बंद पृष्ठ की आकृति या आकार क्या है। तो बच्चों किसी भी आकृति या आकार का हो सकता है, इसलिए आकृति या आकार का पर निर्भर नहीं करता, हो सकता है अर्थात उस पर निर्भर नहीं कर सकता, नहीं करता है। इस बात पर भी निर्भर नहीं करता है कि आवेश वितरण किस प्रकार से है। अगर हमने ये बंद पृष्ठ लिया और इस बंद पृष्ठ के अंदर यहां आवेश है और यहां आवेश है Q1 एंड Q2, तो दोनों को जोड़ के एप्सिलॉन 0 का भाग लगा के हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब कल्पना कीजिए ये Q1 आवेश यहां से यहां आ गया, तो क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, क्योंकि गाउस के नियम के अनुसार कुल आवेश लेना है। तो आवेश की स्थिति और वितरण पर भी निर्भर नहीं करता है। आवेश की स्थिति व वितरण पर भी निर्भर नहीं करता है। एक और खास बात कि इस बात पर भी नहीं निर्भर करता है कि आवेश स्थिर है या गतिशील। आवेश स्थिर या गति की अवस्था पर भी निर्भर नहीं करता है। तीसरी बात है, यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश शून्य है तो निर्गत फ्लक्स भी बच्चों शून्य होगा, फ्लक्स भी शून्य होगा। बच्चों एक और बात कि गाउस का नियम जो है मुख्य रूप से आएगा यहीं से, और यहां हम E जो लेंगे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम नियम से प्राप्त हुई है, और कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। और इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि गाउस का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार है, यानी पालन करता है। तो यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। बच्चों पांचवी बात जो है कि फ्लक्स शून्य हो सकता है, फ्लक्स शून्य होने पर भी E का शून्य होना आवश्यक नहीं। क्यों नहीं?
कुछ ऐसा उदाहरण, जैसे बंद पृष्ठ है अगर और उसमें एक द्विध्रुव स्थित है -qn + q, तो आप समझ सकते हैं कि टोटल आवेश 0 है, इसलिए फ्लक्स 0 हो जाएगा। लेकिन द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती, वहां तीव्रता होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसे आप नोट करें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है बच्चों गाउस के नियम की उत्पत्ति। गाउस के नियम की उपपत्ति मतलब द प्रूफ ऑफ गाउसियस लॉ। मान लेता हूं कि कोई एक स्वैच्छिक बंद पृष्ठ है, ये स्वैच्छिक बंद पृष्ठ है, और इस चूंकि यहां गाउसीय पृष्ठ जो है बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ की आकृति आकार कुछ भी हो सकती है, लेकिन सममिति के कारण हम गाउसीय पृष्ठ का चयन सोच समझ के करते हैं। वो किस तरह से करते हैं तो उसकी हम आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। बाकी गाउसीय पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, और यहां पर एक आवेश Q स्थित है, Q आवेश स्थित है। बच्चों इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स गाउस के अनुसार Q/ε0 होगा, क्योंकि इस बंद पृष्ठ में टोटल आवेश Q है। यहां से बल रेखाएं निकलेंगी, ये निकल रही हैं, ये बल रेखाएं जा रही हैं। बाकी की जगह मैं बना नहीं रहा हूं, कुछ जगहों पर मैं बल रेखाएं दिखा रहा हूं। तो ये फ्लक्स यहां से कितना गुजरेगा? Q/ε0। अब इस बात को हमें यहां सिद्ध करना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम फ्लक्स ज्ञात करने का, ये तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ देना है इसका, हमें ये चीज ज्ञात है, और इसके अनुसार हमें ये पता करना है कि किसी अल्पांश से कितना फ्लक्स गुजरेगा, फिर उसका हम समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक अल्पांश का चयन करेंगे। तो ये है एक अल्पांश लिया मैंने, यहाँ पे एक किसी अल्पांश का चयन किया। आपको पता है अल्पांश जो है बहुत ही अल्प होना चाहिए। तो मैं लिखूं माना किसी बंद पृष्ठ में स्मॉल q आवेश स्थित है, जिसके कारण नेट निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना है। अतः एक अल्पांश ds का चयन करते हैं जिससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा? अब इस अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स बच्चों कितना होगा? मान लेते हैं यहां से फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स इससे गुजर रहा है। इस फ्लक्स का मान कितना होगा? हम जानते हैं कि फ्लक्स का मान जो होता है उस बिंदु पर या उस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। तो यहाँ जो मैंने अल्पांश का क्षेत्रफल लिया है, इस अल्पांश के क्षेत्रफल को मैंने मान लिया ds है, और इसकी दिशा मान ली ये है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी। तो तीव्रता की दिशा और सदिश क्षेत्रफल के बीच में जो कोण है वो थीटा है। तो यहाँ फ्लक्स कितना होगा? अल्पांश के कारण निर्गत फ्लक्स दैट इज d बराबर E.ds। बच्चों अगर इसको डॉट हटा के लिखें तो ये बनेगा d बराबर E.ds cos थीटा, जहां थीटा आप समझ गए हो, जिनके बीच में डॉट उसी के बीच में कोण थीटा।
अब यहाँ मैं E की वैल्यू जानता हूं, तो ये अल्पांश है, बहुत ही छोटा है। इस बिंदु पर इस आवेश के कारण कितनी तीव्रता होगी, तो मैं लिखूं यहाँ कि बिंदु आवेश Q के कारण अल्पांश के भाग पर तीव्रता E बराबर, तीव्रता का फॉर्मूला है KQ बाई आर स्क्वायर, और सदिश रूप में लिखोगे तो इस तरह से आएगा आर कैप। अब यहां इसकी वैल्यू पुट कर दें तो बनेगा डी फाई, यानी फ्लक्स बन गया डी फाई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप एंड डी एस कॉस थीटा। अगर आप सदिश रूप में नहीं लिखें तो यहां आर कैप हटा देते हैं, ये डी एस कॉस थीटा। अब इस अल्पांश के कारण जो गुजरने वाला फ्लक्स इस आवेश से है वो इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठ पर कितना हो गया, अतः संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर समाकलन, पूरा फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस एंड कॉस थीटा। बच्चों इसको हम देखें तो यहां जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर निकाल लूं, तो ये बन गया फाई बराबर क्यू, के का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन 0, और अंदर रह गया आपके समाकलन ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये नेट फ्लक्स है इससे, इस संपूर्ण पृष्ठ से। अब यहां एक आपको नई चीज सीखनी होगी कि यहां ds cos थीटा क्या है, यहां ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर क्या है, ये चीज सीखनी होगी। और ये चीज हम थ्योरी में 11th में पढ़ चुके हैं, जिसे हम ठोस कोण के नाम से जानते हैं, ठोस कोण के नाम से जान सकते हैं। जैसे किसी बड़े से तरबूज में हम एक छोटी सी उसमें से फाक काट के निकालें तो जो पीस निकल के आएगा वो पीस कुछ ऐसा ही होगा, और यही इसके अंदर जो कोण बनेगा वो कोण ठोस कोण होगा। और ये आप एक आइसक्रीम के कोन के अंदर बनने वाले कोण के रूप में देख सकते हैं, जो ठोस कोण है। सामान्यतः हम जिस कोण की बात करते हैं वो एक तलीय कोण होता है, जो एक तल में बनता है, और ये आकाश में बनता है, और इसे हम ठोस कोण कहते हैं। लेकिन इसका ये फॉर्मूला है जो हमारे पास पहले नहीं आया था। अब इसके आगे अगर हम समाकलन लगा दें तो फिर ये बन जाएगा कुल ठोस कोण, और कुल ठोस कोण कितना हो सकता है, एक बिंदु पर बनने वाले समस्त जो है टोटल तलीय कोण का मान 2 पाई होता है, जो कि 360 डिग्री होता है, लेकिन ठोस कोण का मान जो है 720 डिग्री, या उसको हम 4 पाई के बराबर कह सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ 4 पाई लिखूंगा। बस ये चीज यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि ये कुल ठोस कोण है जिसकी वैल्यू 4 पाई है, और ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो बनेगी फाई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू दिस वैल्यू 4 पाई, एंड 4 पाई टू 4 पाई कैंसिल, तो क्या निकल के आया कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0, और यही गाउस का नियम है जो यहाँ हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों ये था प्रूफ या गाउस के नियम की उपपत्ति। आप इसको पॉज करें और उतार लें।
आगे बढ़ें तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्हें मैं बुक में से आपके लिए पढ़ता हूं, और ये एग्जाम्पल कह रहा है जो आप स्वयं करें, मैं पढ़ के बता देता हूं कि किसी गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, मान लेते हैं ये गोलीय पृष्ठ है, इसके केंद्र पर जो Q आवेश है वो दिया गया है 7.6 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 है बच्चों। 2.6 एग्जाम्पल है, तो उससे निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आप बड़ी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। फाई बराबर Q/ε0 या सिग्मा Q/ε0, और दिस इज 7.6 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, और एप्सिलॉन 0 का मान आप जानते ही है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसे आप सॉल्व कर लें। बच्चों एक और एग्जाम्पल दिया है 2.7, जो कुछ इस तरह से है कि एक चित्र दिया गया है, आप देखें इसमें बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, और पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये एक अर्धगोला है, अर्धगोला है, मैंने नीचे वाला भाग ले रहा हूं, ऊपर वाला भाग में ले नहीं रहा हूं। बच्चों इसके केंद्र पर एक Q आवेश स्थित है, तो Q आवेश स्थित है तो कह रहा है कि इस आवेश के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो इसके पृष्ठ से कितना होगा। प्रश्न मैं फिर से पढ़ दूं कि एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर है, तो पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। और फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें गाउस के नियम का उपयोग करना होगा। अब हम सारी बातें गाउस के नियम के अनुसार करेंगे, क्योंकि हम गाउस के नियम को सीख गए। तो हमें गाउस के नियम का उपयोग करने के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, और बंद पृष्ठ की कल्पना हम इस प्रकार करेंगे कि वो बंद पृष्ठ एक सममित आकार धारण कर ले, इस तरह का आकार धारण न करे। ये तो सिद्ध करने के लिए बताया कि गाउस का नियम किसी भी पृष्ठ पर लागू है, लेकिन जब हम उसको उपयोग में लेंगे तो सममित गाउसीय पृष्ठ लेंगे, ताकि हमारी गणितीय कैलकुलेशन आसान हो जाए, अदरवाइज उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। तो बच्चों इस बिंदु के कारण फ्लक्स ज्ञात करना है, तो मैं एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करूंगा। हालांकि हमें जो दिया गया है वो यही है, एक अर्धगोला, और इस अर्धगोले को मैं पूरा बना के डबल कर दिया मैंने, इतना कितना ऊपर ले लिया, और पूरा लेने पर एक मुझे सममित गाउसीय पृष्ठ मिल गया गोलाकार। और इस सममित जो गोलीय गाउसीय पृष्ठ है, गोलीय गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा बच्चों? फाई बराबर Q/ε0, सिंपल है। उसमें देखिए कितना आवेश है, उसमें Q/ε0 का भाग लगा दीजिए, तो ये आ गया फ्लक्स। लेकिन ये फ्लक्स है ये संपूर्ण पृष्ठ से, जबकि हमें तो केवल इससे चाहिए, और ये आधा है, और इसलिए हम इसका आधा कर देंगे। तो लिखेंगे दिए गए पृष्ठ से, अतः दिए गए पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर हाफ कर रहा हूं Q/2ε0। तो ये इससे फ्लक्स जो है निर्गत होगा। बच्चों इसी तरह से एक क्वेश्चन और दे रखा है, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको 2.7 के बाद 2.8 एग्जाम्पल्स। जो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ क्लास में करवा दूं उसको तो आप देख के कर लें, बाकी जो मैं छोड़ दूं उनको आप होमवर्क में समझ के कर लें। मैं छोड़ूंगा यही समझ के कि वो आपको आ जाएगा, क्योंकि उसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल 2.9, कुछ इंपॉर्टेंट भी हो उसको लेंगे। प्रश्न है, एक अर्धगोलाकार बिंदु किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, इसे वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स क्या होगा इसके वक्र पृष्ठ से, यदि विद्युत क्षेत्र आधार के समांतर है। तो चित्र देखें, एक अर्धगोला है इस तरह से, ये रहा अर्धगोला बच्चों, ये अर्धगोला है, और इसमें यहां एक फ्लक्स इस तरह से, विद्युत क्षेत्र इस तरह से, तो कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स जाएगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ आवेश तो दिया नहीं है, हम जानते हैं कि
Q बराबर 0 है, अतः फाई बराबर क्या होगा, 0 होगा। वो किससे होगा, गाउस के नियम से होगा। लेकिन हम ये नियम लगाए जो हम पहले से जानते हैं, तथा फाई बराबर समाकलन E डॉट ds। अब यहाँ जो ये पृष्ठ है, ये जो अर्धगोला दिया है, इसमें दो पृष्ठ बनते हैं। एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है। ये जो है वक्रीय पृष्ठ है, तो इसको मैं लिख रहा हूं C कर्व्ड सरफेस C, और ये है जो है रेडियल है, त्रिज्या का भाग है, तो इसको मैं आप कहो जो लिख दूं R लिख दूं। जैसे आप एक अर्धगोले की कल्पना करें तो उस अर्धगोले पर एक तो यहाँ पर पॉलिश की जा सकती है, तो ये पृष्ठ बना, और दूसरा इसके ऊपर बना। आप एक एप्पल लेके अर्धगोले में काट के देखें तो उसके दो पृष्ठ बनते हैं, तो ये पृष्ठ है। तो अब इन दोनों से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, नेट फाई दिया है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे कि फाई बराबर फाई एक तो C प्लस फाई जो है R बराबर 0, तो फाई C बराबर माइनस फाई R, यानी दोनों का फ्लक्स जो होगा वो बराबर होगा और एक दूसरे के बच्चों विपरीत होगा। ठीक है, अब किसी एक से निकाल लेते हैं। हमें दिया है कर्व्ड सरफेस से निकालो, जो है वक्रीय पृष्ठ से निकालो, हम इससे निकाल लेते हैं। तो मैं लिखूं कि यहां फाई वृत्तीय पृष्ठ से क्या बनेगा, समाकलन E डॉट ds, और डॉट हटाएंगे तो यह आएगा cos E ds cos थीटा, और थीटा इसके लिए कितना होगा, क्योंकि इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ होगी और तीव्रता की दिशा ये है, और इसलिए यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री बन रहा है तो cos 90 की वैल्यू 0, तो फाई R की वैल्यू जो आई वो 0 आई, और फाई R की वैल्यू जब 0 आई तो हमें पता चल जाएगा, अतः फाई C बराबर भी क्या बनेगा, 0। तो कर्व्ड सरफेस से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। अब इसी में एक पार्ट 1 है ये, और एक पार्ट 2 और दिया हुआ है बच्चों, और पार्ट 2 मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं, जो आपको बुक में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आसानी से आप हल कर लेंगे। तो बच्चों ये था गाउस का नियम, गाउस के नियम की उपपत्ति और उस पर आधारित कुछ प्रश्न। अगले वीडियो में हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग सीखेंगे, और हम ये जानेंगे कि विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं किस प्रकार ज्ञात की जाती हैं। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।